वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, केमिस्ट्री मेंटर आपकी। और कोर्स तो पूरा हो ही चुका है, तो कुछ बता सकती हूँ कि हाँ, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज आपका मैसेज था कि एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी स्टार्ट कराऊं। ठीक है, तो एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, एनसीईआरटी भी साथ साथ में चल रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया, पार्ट 2 भी आने वाला है, आज या कल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे पास है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और हमारा टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है आपके पास, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं? व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? तो मुझे बताओ, केमिकल काइनेटिक्स बल गतिकी केमिस्ट्री की ब्रांच है ना, रसायन विज्ञान की वो शाखा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर आपको पढ़नी थी 3 चीजें। क्या पढ़ना था? तो हम कहेंगे काइनेटिक्स हमें देता है स्पीड, बल गतिकी हमें बताती है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, स्पीड किन किन बातों पर डिपेंड करती है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक तो सिंपल होती है और एक कॉम्प्लेक्स होती है, सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। सरल में क्या होता है, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जटिल जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अलग है और स्पीड जिन पर डिपेंड कर रही है वो चीज अलग है। मतलब मैं कहूँगी मैकेनिज्म बता दो इन शॉर्ट, है ना। तो मैकेनिज्म के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे रसायन विज्ञान की वो शाखा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम 3 चीजों को स्टडी करते हैं। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अगर आपने ये पढ़ लिया, मतलब काइनेटिक्स पढ़ लिया, तो लिख दोगे रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की क्रियाविधि, इन तीनों को स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई कोई भी रिएक्शन होगी तो क्रिया कारक उत्पाद में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगी हाँ, क्रिया कारक समय के साथ साथ घटेगा, उत्पाद समय के साथ साथ बढ़ेगा। तो तुम मुझे इनका रेशियो दे दो, कितने टाइम में कितना घट गया या कितने टाइम में कितना बढ़ गया, है ना। यानी कि क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम। समय के साथ क्रिया कारक कितना घट रहा है वो बता दो, या उत्पाद कितना बढ़ रहा है वो बता दो, उसे हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो बता देंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अभिकारक व उत्पाद का समय के साथ परिवर्तन का आरेख खींचिए, है ना। मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो समय के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, समय के साथ साथ घट रहा है। यानी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में आपको ले देके क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है भाई, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन एंड टाइम, समय के साथ सांद्रता परिवर्तन। तो पहले मैं ले रही हूं अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, तो घटने का ग्राफ ये रहा। ठीक, लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं प्रोडक्ट, तो बच्चे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती है, तो समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, तो बढ़ने का ग्राफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, तो ये ग्राफ ऐसा। क्लियर, ये टाइम के साथ घट रहा है, वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अभिक्रिया का औसत वेग किसे कहते हैं? तो देखो 2 तरह का ही तो वेग था, एक औसत वेग, एक तात्क्षणिक वेग, एवरेज एंड इंस्टेंट। एवरेज मतलब एक पर्टिकुलर टाइम गैप दे दो, मैं हर 10 मिनट में स्पीड बता दो, और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या आप तो ये बताओ टी बराबर 10 मिनट में स्पीड क्या थी, टी बराबर 11 मिनट में स्पीड क्या थी। तो जब आप निश्चित क्षण पे पूछोगे
तो मैं कहूंगी वो तो इंस्टेंट है, तात्क्षणिक है। लेकिन निश्चित समय अंतराल में पूछोगे कि हर 5-5 मिनट के गैप में स्पीड बताओ, हर 10-10 मिनट के गैप में स्पीड बताओ, तो वो औसत वेग है वही सांद्रता परिवर्तन ही है ना। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में किसी निश्चित समय अंतराल पर क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन, एक पर्टिकुलर मुझे टाइम इंटरवल चाहिए, समय अंतराल चाहिए, निश्चित समय अंतराल, उसको मैं कह दूंगी औसत वेग, है ना। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए मान लो तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, तो तुम्हें बताना है निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है ना। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो भाई इसको हम ज्ञात करेंगे, इंस्टेंट रेट को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम सांद्रता समय वक्र में, जब हमारे पास सांद्रता और समय के बीच में क्या दिया हो, ग्राफ दिया हो, सांद्रता वर्सेस समय, ठीक है। तो सांद्रता समय वक्र में स्पर्श रेखा खींचकर, टेंजेंट बनाकर, स्पर्श रेखा खींचकर, भाई क्या हुआ इसको, स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। क्लियर। स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल टाइम फ्रैक्शन, है ना। समय सांद्रता समय वक्र में क्या करते हैं, टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात करते हैं। क्लियर है, ये है आपका इंस्टेंट रेट, तात्क्षणिक वेग। नेक्स्ट आपको दे दिया, देखो अभिक्रिया 2A gives B plus C के लिए अभिक्रिया वेग लिखो, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक रिएक्शन हो गई, रिएक्शन 2A, एग्जाम में फंसो तो पहले इसको ऐसे लिखना है, 2A gives B plus C, ठीक है। क्या करना है, अभिक्रिया वेग लिखना है। तो स्टोइकियोमेट्री से, स्टोइकियोमेट्री है ना, स्टोइबल इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, नहीं लिखा है मतलब 1 ही है। अब मैं कहूँ कि तुम ऐसा करो, अभिक्रिया वेग निकालो, तो फाइंड करो, तो अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू, अब देखो बच्चे ए तो क्रियाकारक है, घटेगा, साइन नेगेटिव आएगा, 2 मोल भी बात कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 कर दो, पूरा आपका जो बैठेगा ना एक्सप्रेशन उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मैंने 1/2 लिख दिया, जो भी आगे लिखा हो उसको 1 स्टोइकियोमेट्री कर देना, ठीक है। तो माइनस मतलब समय के साथ घट रहा है, 2 है तो 1/2 लिख दो, और कौन घट रहा है तो मैं कहूंगी ए घट रहा है, डी ए मतलब ए की सांद्रता में परिवर्तन, अपॉन डी टी, टी समय के साथ, बी और सी तो उसको क्या लिखोगे, बी के बनने की दर, डी बी बाय डी टी, और C तो सिमिलरली DC बाय DT। बोलो, अगर कोई समीकरण दी हुई हो तो उसकी स्टोइकियोमेट्री से इस तरह से अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, है ना। A के घटने की दर, B के बनने की दर, C के बनने की दर, जो भी आगे लिखा है इसको 1 स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कर देना। क्लियर है, सरल है ना। इसमें लगे तुम्हें, अब देखो चैप्टर पढ़ लेते ना तो बहुत बार हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि भाई क्या मैं चैप्टर तो पढ़ लिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल गया। कोई बात नहीं, पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, आपको लगता है कि पढ़ तो लिया है पर विश्वास नहीं है, तो पहले क्वेश्चन देखो, खुद जवाब दो, है ना। अगर तुमने मेरे से पहले जवाब दे दिया, ठीक है, या पॉज कर दो है ना, थोड़ा लग रहा है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए तो पॉज कर दो, और अगर जवाब तुम्हारे अंदर से आ गया इसका मतलब तुम्हारी तैयारी ठीक चल रही, और जवाब नहीं आया तो नोट्स खोल के देखो, तो तुम्हें याद आएगा मैंने इसको पढ़ा तो है लेकिन 100% फोकस्ड स्टडी नहीं है, ध्यान से नहीं पढ़ा ना, कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ा, पढ़ लिया, सोच तो कुछ और रहा हूँ, पढ़ लिया, तो ऐसा पढ़ाई तो मतलब नहीं बना, इस तरह से, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में नहीं, लेकिन हर 10 में से 7 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, 3 क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें सोचना पड़े, प्रॉब्लम आए, ठीक है, उनको नोट से देखो, मतलब वहां आपने 100% अटेंशन नहीं दिया है, ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ है भी नहीं। अब करो इसको, बोलो अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या है, तो अभिक्रिया वेग का मात्रक, अभिक्रिया वेग क्या होता है, तो मैं कहूंगी अभिक्रिया वेग होता है सांद्रता परिवर्तन, अभिक्रिया वेग क्या होता है, तो हम कहेंगे अभिक्रिया वेग होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय, है ना, या समय अंतराल ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो बेटा सांद्रता कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो मात्रक क्या हुआ, तो मैं कहूंगी ऊपर तो आएगा मोल अपॉन लीटर, तो मोल
लीटर इनवर्स, और समय तो ये भी ऊपर आ जाएगा, तो समय इनवर्स। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, मोल पर लीटर, है ना, पर सेकेंड, चाहे पर मिनट, है ना, अगर समय किस में दिया है, सेकेंड्स में दिया है, मिनट्स में दिया है, आवर्स में दिया है, जो भी आपको लगे उसमें। नेक्स्ट, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक किसे कहते हैं? अब इसका डेफिनेशन देने से पहले तुम्हें क्या करना है, एक अभिक्रिया समझानी है ना, तो आप इसको एक्सप्लेन करो। माना एक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक मतलब समझ रहे हो तुम, के रेट कांस्टेंट के की बात पूछ रहा है। तो हम कहेंगे चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं, ए गिव्स बी, ठीक है, या ए के 2 अणु है, 3 अणु है, तो Na गिव्स बी। तो हमने पढ़ा है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आपको कहता है अभिक्रिया वेग समानुपाती ए की सांद्रता पावर n, जितने अणु भाग ले रहे हैं, है ना, सामान्य रिएक्शन है वहां ना, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया। जब भी हम कुछ नहीं लिखते तो हम उसको सिंपल रिएक्शन मानते, ठीक है, ए की पावर n। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, तो तुम कहोगे अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो फिर ये बनता है के ए की पावर n, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूं कि ना ए जो यानी क्रियाकारक की सांद्रता जो है वो 1 मोल प्रति लीटर है ना, 1 m का मतलब क्या है, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो अब 1 की पावर तुम कुछ ही करो ना, 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक ही आएगा। तो मैं कहूंगी तो अगर हम कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रखते हैं तो वेग इक्वल्स टू हो जाता है के, है ना, यानी अभिक्रिया वेग स्थिरांक के क्या है यहाँ पे, तो आपको बताना है यहाँ पे पहले कि भाई यहाँ पे के जो है वो रेट कांस्टेंट, के जो है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है या वेग नियतांक है, ठीक है। रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछ ली तो क्या करें, तो अब तुम बताओगे कि भाई अभिक्रिया वेग नियतांक रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, लेकिन कब, जब क्रियाकारक की सांद्रता कितनी हो, 1 मोल प्रति लीटर, है ना, मतलब यूनिट कंसंट्रेशन हो, इकाई सांद्रता हो, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक या वेग नियतांक कांस्टेंट है, दोनों का मतलब अभिक्रिया वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया वेग के बराबर होता है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया वेग के बराबर होता है जब क्या भाई, तो आपको बताना है जब अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी हो, तो तुम्हें बतानी है 1 मोल पर लीटर, है ना, या इकाई सांद्रता हो, क्लियर। ये बात आपको एक्सप्लेन करनी है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, बात समझ में आ रही, सिंपल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, जटिल या संकुल अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो 2 तरह की तो रिएक्शन बताई थी मैंने तुम्हें, बोलो 2 तरह की रिएक्शन थी ना हमारे पास, एक तो थी सिंपल केमिकल रिएक्शन और एक थी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। सिंपल मतलब ए गिव्स बी, तो ए सीधा सीधा बी में कन्वर्ट हुआ है, बीच में कहीं भटका नहीं। लेकिन जटिल में ए गिव्स प्रोडक्ट, तुम्हें पहले ए से बी बनना होगा, बी से सी बनना होगा, सी उत्पाद में कन्वर्ट हुआ होगा, तो एक से ज्यादा पद हुए, बस इस बात को पकड़ लो, है ना, मोर देन 1 स्टेप। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट्स मोर देन 1 स्टेप्स, है ना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। ठीक है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर वो पूछ लेता सरल अभिक्रिया,
ठीक है। अगर उसने पूछ लिया कि छोड़ो इसको तो रहने दो, तुम ऐसा करो सरल अभिक्रिया बताओ, तो जो एक स्टेप में पूरी हो सरल अभिक्रिया, और जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो जटिल अभिक्रिया, इसमें क्या सोचना है। एक स्टेप में कंप्लीट होगी सिंपल रिएक्शन प्राथमिक अभिक्रिया सरल अभिक्रिया, एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगी कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया संकुल अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट, वेग निर्धारक पद किसे कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखो, अगर वैसे तो एक ही स्टेप में हो रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जटिल अभिक्रियाएं जो कि एक से ज्यादा पदों में होती हैं, उनमें जो सबसे धीमी गति का पद होता है वो होता है वेग निर्धारक पद। तो इन शॉर्ट लिखना है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में सबसे धीमी गति का पद वेग निर्धारक पद होता है। अब ऐसे कैसे, तो मान लो कि तुम्हें एक नदी को पार करना है ना, और मान लो एक लेडी है, उसके साथ 6 बच्चे है ना, और 6 के 6 को उसको क्या करनी है, नदी पार करानी। ठीक है, हम छोटी मोटी नदी है, आराम से पार कर भी जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब पहला बच्चा होता है वो तो बहुत बढ़िया जो है वो डाइविंग करता है ना, तैराक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्विमर है, खटाखट खटाखट तैर के निकल लेता है। तो पहला बच्चा तो उसका 1 मिनट में नदी पार करके चला गया। दूसरा भी अच्छा तैराक है ना, अब इतना अच्छा नहीं है लेकिन 1 मिनट की जगह 2 मिनट में तैर गया। तीसरा जो है वो मान लो 5 मिनट ले लेता है। ठीक है, ऐसे करके उसके 5 बच्चे जो है वो तो आराम से नदी पार कर लेते हैं, है ना, 5-10 मिनट मैक्स टू मैक्स वो नदी पार कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे छठा बच्चा है ना, जो छोटा बच्चा है, ठीक है, या कोई भी एक बच्चा है जो अच्छा स्विमर नहीं है, वो डरते डरते नदी पार करता है। ठीक है, तो मान लो उसने नदी को पार करने में 6 घंटे लगा दी, बाकी सब तो 15 मिनट में पहुंच गए, पर ये बच्चा जो है जो सबसे क्या है स्लो है, इसने नदी पार करने में 6 घंटे लगा दी। तो जाना तो सबको एक साथ है ना डेस्टिनेशन पे, तो हम कहेंगे भाई ये पूरा काम खत्म होने में इनके 6 घंटे लग जाएंगे। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि जो सबसे धीमा है वो नहीं आगे बढ़ेगा तो जाओगे कैसे। तो सिमिलर कोई रिएक्शन होगी तो सारे स्टेप्स प्रोसीड करोगे ना, ये तो नहीं बच्चे को नदी में छोड़ के चले जाएंगे, चलो पार्टी में जा रहे हैं तो आता रहना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो जो स्लो मोशन है वही सब कुछ डिसाइड करता है। आगे बात समझ में, तो तुम्हें क्या बताना है, वेग निर्धारक पद किसी जटिल, क्योंकि सरल अभिक्रिया में तो एक ही स्टेप होता है, तो किसी जटिल रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जटिल रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, जटिल रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के विभिन्न पदों में, अब आपको मैकेनिज्म मिल गया है ना, उस मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप्स है, तो क्रियाविधि के विभिन्न पदों में धीमी गति का पद, स्लोवेस्ट स्टेप, धीमी गति का पद वेग निर्धारक पद होगा। बोलो, तुम्हें पहले से पता था कि नहीं था? कितनी बार जब भी गायनेटिक्स पढ़ाओ तो मैंने तुम्हें यही तो सिखाया है, अलग अलग उदाहरण देके कि भाई जो सबसे धीमा है वो सब कुछ डिसाइड कर लेगा। स्लोवेस्ट स्टेप विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, धीमी गति का पद वेग निर्धारक पद, RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करने का सामान्य सूत्र लिखो। अब देखो, रेट कांस्टेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला है मोल की पावर 1 माइनस n, हिंदी में मत लिखो, ऐसे ही लिख दो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, लीटर की पावर n माइनस 1, और समय में तुम सेकंड लेके चलो, अदरवाइज वो दे देगा वो समय ले लेना, मिनट दे तो मिनट ले लेना, अदरवाइज तुम सेकंड ले लो। ठीक है, n क्या है, तो भाई n जो है वो है अभिक्रिया की कोटि, है ना, n क्या है, तो हम कहेंगे n है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, k का मात्रक पूछा, k का मात्रक ये है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर सबके लिए रेट कांस्टेंट लिख दो। ठीक है भाई, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला ये है, k इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, और टाइम में हम सेकेंड्स ले रहे हैं, है ना, n जो है वो अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि आप तो 0 ऑर्डर शून्य कोटि की बात कर लो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ शून्य कोटि की अभिक्रिया n का मान 0 रख दूं
तो मेरे पास मात्रक क्या आएगा, K इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स, और टाइम में क्या लिख दूं, सेकेंड इनवर्स। सही है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं ऐसा करो, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो बच्चे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 1 रख दो, तो मोल 1 माइनस 1 मतलब मोल की पावर 0, लीटर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0, और टाइम इनवर्स। तो मोल की पावर 0 कितना होता है 1, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, पता है ना तुम्हें, x की पावर 0, आंसर कितना होता है 1। तो मेरे पास एक ही मात्रक आया K इक्वल्स टू समय इनवर्स। अब वो चाहे सेकेंड्स हो, मिनट्स हो, आवर्स हो, ईयर्स हो, वीक हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, द्वितीय कोटि के लिए भी पूछा है। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक है भाई, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो द्वितीय कोटि के लिए n का मान कितना रख दो 2। ठीक है, अब K का मात्रक लिखो, तो मोल क्या था 1 माइनस n, यानी कि मोल इनवर्स लीटर, और समय में आएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गया, ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए K की यूनिट। नेक्स्ट, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, क्या भाई, अभिक्रिया की यहीं पे नाम, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हो, देखो मान लो आपके पास एक अभिक्रिया ये है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, और आपको कहे कि वेग समीकरण ये है, अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू K। अभिक्रिया A पर भी निर्भर कर रही है और B पर भी निर्भर कर रही है, लेकिन ऐसा है कि A की पावर हाफ पे डिपेंड कर रही है और B की पावर 3/2 पे डिपेंड कर रही है। वेग सब ये प्रैक्टिकल डेटा, ये आपको गिवन होता है ना, हमें पता कैसे चलेगा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं पता कैसे चलेगा, आपको कैसे पता चला, ये मुझे भी नहीं पता चला है ना। एग्जामिनर ने इस रिएक्शन को स्टडी किया है ना, इस रिएक्शन को खूब स्टडी किया, बहुत सारी रिसर्च करी, और फिर फाइनली इसने बताया कि मैं ए की सांद्रता बदलता हूँ ना, उसके हिसाब से वेग ऐसे बदलता है, ए की रूट पे बदलता है, पावर हाफ मतलब क्या होता है रूट, और बी की पावर 3/2 की रिस्पेक्ट में बदलता है। तो ये उसने मुझे दिया है, और जब उसने मुझे दे दिया और मुझे उसने कहा अच्छा आप इसकी कोटि बताओ, तो मुझे खाली वेग समीकरण, वेग व्यंजक ढूंढना था, सांद्रता पद ढूंढने थे, और सांद्रता पद में जो क्रिया कारक है उनकी घातों को जोड़ना था, और मुझे अपना आंसर देना था। तो अगर वो कहता ये तो मैं कह दूंगी कोटि दो, ठीक है, ये उदाहरण नहीं लिखना आपको, उसको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसको बस अगर तुम्हें ये चीज आती है तो इससे परिभाषा बनाओ, क्या परिभाषा बनेगी, तो ये क्या था, अभिक्रिया वेग समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में रेट एक्सप्रेशन की बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ठीक है, वेग समीकरण तो हमने देखा था, ठीक है। अब वेग समीकरण में ये जो सांद्रता पद है, A की पावर B की पावर है ना, सांद्रता पद, ठीक है, तो वेग समीकरण में सांद्रता पद, ठीक है, और सांद्रता पद की घात को मैंने जोड़ दिया था, सांद्रता पद की घात को मैंने जोड़ दिया था, तो सांद्रता पदों के घातों के योग को किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पद, कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर को जोड़ दो, सांद्रता पदों के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी सी बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अणु संख्यता किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी है ना। अणु संख्यता से आप क्या समझते हैं, तो भाई एक सिंपल रिएक्शन है ना, मान लो A गिव्स B, तो मैं कह रही हूँ एक ही अणु भाग ले रहा है तो एक का अणु का अभिक्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे तो द्विअणु, और 3 भाग ले रहे तो त्रिअणु। तो पहली बात जो मैं बात कर रही हूँ वो रिएक्शन सिंपल होनी चाहिए, एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए। तो किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले क्रियाकारी अणु। अब अणु भाग ले तो अणु ले लो और आयन भाग ले रहे तो आयन ले लो, है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं, प्राथमिक रसायन, क्योंकि हो गया भाई जटिल थी तो जटिल में अणु संख्यता होती ही नहीं है ना। 20 अणु भाग ले रहे तो अणु संख्यता 20 अणु बोलोगे, क्योंकि जो भी भाग में ले रहा है ना, जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो एक साथ टकराना चाहिए। भले 3 एक साथ भाग ले रहे तो तीनों को एक साथ टकराना पड़ेगा, उसी को मैं मॉलिक्यूलरिटी बोलूंगी। ठीक है, तो आपको बोलना है किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया के स्टोइकियोमीति समीकरण। स्टोइकियोमीति मतलब आपको लिखा हुआ है 2a + b, तो 2 तो a भाग ले रहा है और 1 b भाग ले रहा है। अब अभिक्रिया का वेग a पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो कोटि है, उससे मुझे मतलब नहीं, वो प्रैक्टिकल डेटा है, लेकिन इससे मुझे मतलब है। तो किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन अगर आपके पास है तो प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारी अणु, अब अणु है तो अणु भी ठीक है, आयन है तो आयन भी ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे अणु संख्यता। ठीक है, आप गिन लो कितने अणु भाग ले रहे हैं, वो हो गई अणु संख्यता। फिर अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में अंतर बताओ। ठीक है, तो आप एक तरफ तो लिख दो अभिक्रिया की कोटि, एक तरफ लिखो अणु संख्यता। पहले मैं लिख रही हूं अणु संख्यता, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, ये फेमस क्वेश्चन है, ये आता है जनरली, है ना। कोई भी आपका बोर्ड हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, सब जगह ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहां मैं लिख रही हूं अभिक्रिया की कोटि। है ना, अभिक्रिया की कोटि को हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बोलो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, है ना। मैंने आणविकता पहले लिखा है, कोटि बाद में लिखा है। तो देखो अणु संख्यता, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, तो उसमें मुझे कोई प्रैक्टिकल डेटा तो नहीं चाहिए, मुझे तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन दे दो। तो ये जो है ना, ये थियोरेटिकल वैल्यू है। अणु संख्यता जो है ये सैद्धांतिक मान है, थियोरेटिकल डेटा है। आप खाली सिंपल रिएक्शन ले आओ, गिन लो कितने जने भाग ले रहे। लेकिन यहाँ आप समीकरण ले आओगे, उससे मतलब नहीं है। समीकरण में मुझे लग रहा है 2 जने भाग ले रहे, लेकिन ओरिजिनली, है ना, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी तो मुझे पता चल रहा है अच्छा 2 पे स्पीड डिपेंड कर रही है क्या, हो सकता है 1 पे डिपेंड कर रही हो, 1 पे ना कर रही हो। तो बिना प्रैक्टिकल डेटा में नहीं बता सकती। तो ये आपका सैद्धांतिक नहीं है, थियोरेटिकल डेटा नहीं है, ये प्रैक्टिकल डेटा है। ठीक है, तो भाई ये प्रायोगिक मान है, ये प्रैक्टिकल डेटा है, ये थियोरेटिकल डेटा है। ठीक है, अब ये कभी भी 0 तो नहीं होगी ना, कोई अणु भाग ही नहीं ले रहा तो फिर अभिक्रिया क्या की हो रही है ना। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है भाई, नेवर बी 0। लेकिन कोटि तो हो सकता है अभिक्रिया का वेग किसी क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे कोटि तो 0 संभव है ना। कोटि जो है वो 0 हो सकती है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1, 2, 3, ऐसा नहीं आधा अणु भाग ले रहे, तो ये क्या होगा, तो भाई ये सदैव पूर्णांक होगा, है ना, सदैव पूर्णांक होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। यहां क्या लिखोगी, पूर्णांक भी हो सकता है और दशमलव भिन्नात्मक भी हो सकता है ना। दशमलव पॉइंट्स में भी हो सकता है, भिन्नात्मक या नेगेटिव भी हो सकता है। भाई तुम सांद्रता बढ़ा रहे हो, हम देख रहे हैं वेग कम हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। पावर माइनस आप भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ठीक है, या नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है ना। अब ये किससे रिलेटेड है, तो बच्चे ये रिलेटेड है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया के अणु संख्यता, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन संतुलित रासायनिक समीकरण से रिलेटेड है, संबंधित है। और इसकी बात करो
तो हम कहीं बैलेंस रिएक्शन से नहीं, बैलेंस आप दे दो तो क्या, मुझे आप वेग समीकरण दो तो मैं जोड़ के बताऊंगी। तो आपको बताना है ये अभिक्रिया वेग व्यंजक है ना, अभिक्रिया वेग समीकरण से संबंधित है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अभिक्रिया की क्रियाविधि से संबंधित है। अगर आपके पास जटिल अभिक्रिया है, वेग समीकरण नहीं है, क्रियाविधि देख लो, धीमी गति का पद देख लो, है ना, तो अभिक्रिया की क्रियाविधि से भी संबंधित है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रियाविधि से भी क्या है, रिलेटेड है। समझ में आ गया, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या सवाल है? ठीक है भाई, अगला सवाल आपके पास है, उस अभिक्रिया की कोटि बताइए जिसके अभिक्रिया वेग तथा वेग नियतांक की इकाई समान हो। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है? देखो, कोई भी अभिक्रिया हो तो अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है? तो हम कहेंगे अभिक्रिया वेग होता है सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय, है ना। तो सांद्रता मतलब मोल प्रति लीटर और समय को अगर मैं सेकेंड्स में लूं तो ये। अब ये मात्रक किसके लिए संभव था? ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था? ऐसा हमने जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा था। शून्य कोटि की अभिक्रिया याद करो, के का मात्रक ये के कब आएगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो सेकेंड इनवर्स आया था, सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ चेंज हो गया था, -1 और +1 हो गया था। लेकिन शून्य कोटि जीरो ऑर्डर के लिए जरूर कुछ ऐसा था। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, है ना, के का फॉर्मूला क्या था? तो हम कहेंगे मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि के लिए अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरे पास आंसर ये है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये दोनों चीजें क्या है? सेम, है ना। तो आपको तो सिर्फ इतना बताना है, उस अभिक्रिया की कोटि बताई। इसका आंसर सिर्फ आधे नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर देना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? सरल क्वेश्चन है, आपको लगा काइनेटिक्स बहुत सरल लग रहा है, कुछ ही नहीं है, ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? उदाहरण लिखो। ठीक है, अब शून्य कोटि जीरो ऑर्डर मतलब अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की शून्य, क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है। अब पावर जीरो मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात, सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसा कुछ है तो उसे हम जीरो ऑर्डर शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है? स्पीड जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ग्राफ आएगा तो एकदम सीधा आ जाएगा, है ना, आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो तो आपकी बुक का एग्जाम्पल दे दो, है ना। लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से HCl का निर्माण। ठीक है, तो आप इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। HCl तो जो बनेगी वो बनेगी, सांद्रता पे अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं कर। सेकेंड आप कह सकते हो प्लैटिनम सरफेस पे अमोनिया डिकम्पोजिशन, है ना।
अगर आपने प्लैटिनम सरफेस पे हाई टेम्परेचर पे अमोनिया डिकम्पोज करा तो अमोनिया की सांद्रता घटाओ बढ़ाओ स्पीड अमोनिया कंसंट्रेशन पे, अमोनिया की सांद्रता पे अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, मतलब इसके लिए अभिक्रिया वेग कांस्टेंट है। तो आपको ऐसे लिखना है अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू के, और यहाँ पे भी ये लिखना है अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू कांस्टेंट के, सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लैटिनम की जगह अगर आपको यहाँ टंगस्टन दिया हो तो भी दिक्कत नहीं, तो भी आंसर सेम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, अब मान लो कि हम स्टडी करते हैं। ठीक है, माना एक रासायनिक अभिक्रिया, बोर्ड पैटर्न है ना, देखो पूरा ढंग से लिखना पड़ेगा। ओके, आता है कि डेरिवेशन फटाफट 1 मिनट में डेरिवेशन लिखो रफ में, है ना। फिर कहोगे कि मैंने पढ़ तो लिया पर याद है कि नहीं है, पता नहीं, अभी पता चल जाएगा। लिखो फटाफट रफ में डेरिवेशन लिखो, मेरे से पहले लिखने की कोशिश करो। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में ए गिव्स, मान लो ये है प्रोडक्ट। ठीक है, शुरू का एंड चाहिए तो यहाँ से देख लो। पहले हम लेंगे टाइम 0, प्रारंभिक सांद्रता R0, टाइम 0 पे प्रोडक्ट होता ही नहीं, और टी समय पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्रिया कारक की शेष सांद्रता R, और उत्पाद की सांद्रता हो जाएगी R0 माइनस R। ठीक है, पहले उसने कहा है अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो माइनस, क्योंकि मैं ए के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, टी समय पे बता रही हूँ, तो टी समय पे ए की सांद्रता R है, तो डी आर बाय डी टी, पीटी लिख दिया मैंने, प्लैटिनम हो जाएगा माइनस डी आर बाय डी टी। ठीक है, लेकिन अगर अभिक्रिया कोटि शून्य है तो मैं कहूँगी टी समय पे क्रिया कारक की सांद्रता तो R है, लेकिन कोटि तो 0 है, तो पावर 0। ठीक है, तो मैं कहूँगी ओके भाई, माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू के, आर की पावर 0। अब आर की पावर 0 को हम कह देंगे 1, तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के जो है वो रेट कांस्टेंट है, अभिक्रिया वेग नियतांक। ठीक है, क्या ही तकलीफ है, लो। ठीक है, फिर तो डी टी उधर ले आओ, याद आया, कर रखा होगा, देखो किसी किसी ने तो अभी तक पूरा ही निकाल दिया होगा, है ना, माइनस डी आर इक्वल्स टू के डी टी। क्लियर कर लिया। देखो समीकरण 1 का इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन, कि यहाँ तक करके छोड़ दिया, कि इसके आगे भूल गया, कि यहाँ से याद है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन माइनस डी आर, और ये हो गया के डी टी। अब अगर लिमिट नहीं लोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, और लिमिट लोगे, लिमिट मतलब आप टाइम 0 से टी पे चल रहे हो, R0 से R पे चल रहे हो, यहाँ R0 से R और यहाँ 0 से टी। मैथ्स वाले बच्चों को पता है, नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, है ना। डी आर का इंटीग्रेशन क्या R, के डी टी का इंटीग्रेशन क्या T, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट I, तो I बराबर समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मुझे I हटाना है, तो मैं कहूँगी I हट जाएगा, अगर टाइम 0 हो तो R की जगह क्या रख लो, R0। सही है, I कैसे हटाओगे, टाइम 0 कर दे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी ना, तो I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब टाइम 0 था तो R था नहीं, मेरे पास R0 था। ठीक है ना, इसको डाल दो इक्वेशन 2 में, बोलो आ गया क्या आंसर, माइनस R0 इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस I, तो I की वैल्यू आ गई माइनस R0, समीकरण 3। ठीक है, चलो I की वैल्यू उधर, है ना, तो समीकरण 2 व 3 से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से। ठीक है, बोलो क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, तो माइनस R इक्वल्स टू के टी, और I की जगह क्या डाल देते हैं, माइनस R0 उधर ले जाओ, तो R0 माइनस R इक्वल्स टू के टी, और K इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन टी। बस यहीं तक तो जाना था,
ये आपकी समीकरण 4। तो आपको लिखना है समीकरण 4 इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। बताओ कहीं दिक्कत आई? ये तो पता है प्रारंभिक सांद्रता r0t, समय पे शेष सांद्रता r, ठीक है ना। अवकलन ले लो तो डिफरेंशियल तो क्या है dr/dt, माइनस इसलिए क्योंकि क्रियाकारक समय के साथ घटेगा। फिर क्रियाकारक की सांद्रता अभिक्रिया वेग क्रियाकारक सांद्रता पर डिपेंड करता है ना। लेकिन अगर कोटि 0 है तो पावर 0 लिखना पड़ेगा। फिर तो हमने कुछ किया ही नहीं है, r की पावर 0 1 होता है तो dr/dt की वैल्यू k है, आगे माइनस है। फिर इंटीग्रेशन कर दो और कर लो, ये डेरिवेशन आता है भी बोर्ड एग्जाम से, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बोलो अर्धायुकाल क्या होता है? तो अर्धायुकाल मतलब आधी जिंदगी बीत गई, आधी अभिक्रिया हो गई। तो दो तरीके हैं, तो बोलो आधी गई आधी गई आधी गई, या ऐसे बोलो आधी बची है, आधी बची है, जो गई वो तो पता ही नहीं क्या था, लेकिन आधी बची है उसको तो जीना है ना। तो या तो ऐसे बोलो क्रियाकारक की बची हुई सांद्रता, शेष सांद्रता प्रारंभिक की आधी बची है, या क्रियाकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा खर्च हो चुका है। बात तो एक ही है, आधी खर्च हो गई या आधी बची, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह समय, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना, द टाइम इंटरवल या टाइम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह समय, या फिक्स होगा ना हाफ लाइफ पीरियड, तो वह निश्चित समय जिसमें क्रियाकारक की शेष सांद्रता, है ना, जो बची हुई सांद्रता है ना, वो क्रियाकारक की शेष सांद्रता, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी मैं R की बात कर रही हूं, अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है। इनिशियल का आधा बचा है, प्रारंभिक सांद्रता मतलब R0 की आधी, है ना, आधी होती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आपको बताना है एक केमिकल रिएक्शन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन R0 का क्या रह जाए 2। ऐसा कब होगा? जब हम कहेंगे टाइम जो है वो कितना हो गया T½ अर्धायुकाल, अर्धायुकाल को हम T½ से डिनोट करते हैं। तो जब समय T½ के बराबर हो जाए तो शेष सांद्रता क्रियाकारक की इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसको आप हाफ लाइफ पीरियड बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो आपको जीरो ऑर्डर का इक्वेशन पता होना चाहिए, तो हम कहेंगे फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो बच्चे मेरे पास ये फॉर्मूला है K = R0 माइनस R/T, यानी T = R0 माइनस R/K। R0 आपको एग्जाम में लिखना, R0 प्रारंभिक सांद्रता, R बची हुई सांद्रता, K वेग स्थिरांक, T समय। लेकिन आप तो वैसे भी हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हो ना, तो हम कहेंगे हाँ अर्धायुकाल में कंडीशन है, जब T = T½ तब R = R0/2, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 रख लेती हूँ, है ना, का मान समीकरण 1 में रख लो, ठीक है। ये वैल्यू आपको समीकरण 1 में डालनी है, ओके। इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, T की जगह क्या रखना है T½ = R0 माइनस R, T की जगह T½ रख दो, R0 की जगह क्या रख दो R0/2, R की जगह क्या रख दो R0/2, तो हम कहेंगे R0/2 अपॉन K। तो T½ = R0 1 है, R0/2 आधा है, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, R0 माइनस R0/2, R0 माइनस 1/2 R0, है ना, तो एक में से आधा चला गया तो आधा ही तो बचेगा, तो मैं कहूँगी यहाँ तो R0/2 बचेगा। ये तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो होता है R0/2K। R0 मतलब प्रारंभिक सांद्रता
और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। कब? जब कोटि क्या हो? जीरो ऑर्डर हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है? तो अभी क्या पढ़ा था फिर, ये तो पढ़ा था है ना, फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला ये है। अभी 1 मिनट पहले हमने इसको डिराइव भी किया है ना। तो टी हाफ आर नॉट, 2 की तो कांस्टेंट हो गया ना, तो टी हाफ आर नॉट। ठीक है, अर्थात अर्ध आयुकाल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, बोलो क्या हुआ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। दिख तो रहा है ना। तो हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल किसकी प्रारंभिक सांद्रता? तो हम कहेंगे अभिकारक, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, है ना, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फिर टेंशन ही क्या है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है भाई, अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इक्वल्स टू के। तो भाई आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी। ठीक है, आर नॉट माइनस आर क्या था, उत्पाद की सांद्रता है कि नहीं। कई जगह इसको एक्स भी लिखा हुआ है, कुछ बोर्ड की बुक्स में अभी भी इसको एक्स लिखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि तुम तो इसके बीच में ग्राफ खींच लो, आर नॉट माइनस आर और टी के बीच में, ठीक है ना। तो देखो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये आएगा, है ना। और ग्राफ की जो ढाल आएगी टेन थीटा, मतलब आर नॉट माइनस आर लंब बटे टी आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और वो किसके बराबर है, के के। तो हम कहेंगे इसका जो ढाल है, ढाल जो है वो के के बराबर आएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया, क्लियर। आगे बढ़े, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता की प्रथम घात, फर्स्ट पावर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। पर देखो तुमने डेफिनेशन बोला है, बट एक बार रफ में लिखो, क्योंकि एग्जाम में बोलना नहीं है, लिखना है। प्रैक्टिस समय के साथ होनी चाहिए। क्या मेरे को याद है बोल तो फटाफट बोल, तो बोलता तो मैं फटाफट हूँ, क्या मैं लिखता भी फटाफट हूँ, है कि मैं जितनी देर में मैं लिखता हूँ उतने में तो पड़ोसी मेरा 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, या फिर पेपर तो मुझे पूरा आता है, मैं तो आधा ही लिख पाता हूँ, टाइम ही खत्म हो जाता है। वो नहीं, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस स्पीड से बोल रहे हो उस स्पीड से लिखना भी है। ठीक है, तो क्या तुम इतना फटाफट लिख पाओगे। देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की, दिमाग भी चलना चाहिए, लिखना क्या है। अच्छा लिख तो जल्दी लेता हूँ पर पता तो लिखना क्या है दिमाग चले ही नहीं, भूल गया, लिखते लिखते भूल जाता हूँ। सारी चीज़ें है ना, सारी चीज़ें जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है वैसे वैसे बोलते जाओ मन में, और वैसे वैसे लिखते जाओ। ठीक है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। क्लियर। फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।
क्लियर है ना। यानी आपको ऐसा भी बता सकते हो अभिक्रिया वेग जो है वो समानुपाती क्रियाकारक की सांद्रता की पावर 1 ऐसा होना चाहिए, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अब उदाहरण तो देखो बच्चे, ये जो मैं लिख रही हूँ ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है, जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं हैं, सब के सब क्या थी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना। तो आपको बताना है सभी नाभिकीय विखंडन, सभी नाभिकीय विखंडन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अलग ही सवाल बनता है। सभी नाभिकीय विखंडन, सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं है ना, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं प्रथम कोटि का पालन करती हैं। इनका K कांस्टेंट आता है अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हो तो, ठीक है। प्रथम कोटि का पालन करती है, ठीक। और कुछ बताना हो तो दूसरा उदाहरण बता दो। अमोनियम नाइट्राइड का तापीय विघटन है ना, नाइट्रोजन बनाने की विधि भी है ये। अमोनियम नाइट्राइड का तापीय विघटन, अब ये क्या है, तो बेटा अमोनियम NH4 नाइट्राइड NO2 है ना, तापीय विघटन गर्म कर दो, देखो 2 जल के अणु निकल जाएंगे क्या, देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 जल के अणु निकल जाएंगे, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन प्लस 2 वाटर। अमोनियम नाइट्राइड का तापीय विघटन भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। मान लो तुम्हें ये पढ़ा था पर याद नहीं, तो याद आ गया होगा है ना। अब ये मेमोराइज करोगे, हाँ ये सब तो मुझे याद था, ये नहीं, तो इस पर फोकस करो, इसको मेमोराइज करोगे। अच्छा ये भूल जाता हूँ, ये भूल जाता हूँ, इसको याद करो ऐसे, ठीक है। और कुछ लिखना है तो एजो आइसोप्रोपेन का, ये भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में था। एजो आइसोप्रोपेन का तापीय विघटन, ठीक है भाई, एजो आइसोप्रोपेन का तापीय विघटन, ठीक है। एजो आइसो, देखो एजो मतलब N डबल बॉन्ड N, आइसोप्रोपेन समझे ना। आइसोप्रोपेन क्या हो गया इसका, CH3 CH2 CH3, ठीक है। इधर से भी यही है CH2 नहीं, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख दो CH3 CH3। आइसोप्रोपेन समझे ना, 3 कार्बन और कनेक्शन बीच से होना चाहिए। तापीय विघटन गर्म करोगे तो 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, आंसर क्या है 6 हेक्सेन। तो सीधा हेक्सेन लिखो, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करो, हेक्सेन लिख दो प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। ये तीनों रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर है, आगे बढ़े। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण, तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म भी लिखना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म भी लिखना है फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब ए गिव्स प्रोडक्ट है, आपको ऐसे लिखना है, शुरू यहां से करना है। माना ए गिव्स उत्पाद प्रथम कोटि का पालन करती है, ठीक है। या माना एक रासायनिक अभिक्रिया ए गिव्स प्रोडक्ट प्रथम कोटि का पालन करती है, ठीक है। अब यहाँ लिख रही हूँ, देखो अगर टाइम 0 है तो ए की सांद्रता R0, इसकी 0। टी समय पे बात करें तो टी समय पे इसकी बची हुई सांद्रता R, और ये हो जाएगा R0 माइनस R। अवकलित वेग समीकरण लिखना था सबसे पहले, उसने पूछा ये है, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो। अवकलित, अवकलन करना है ना, dx बाई dt करते ना। अवकलित वेग समीकरण माइनस dr बाय dt है ना, टी समय के साथ R की सांद्रता में कमी, R मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। तो टी समय पे तो सांद्रता R थी ना, ओके, प्रोपोर्शनल टू प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी R ही, टी समय पे क्रियाकार की सांद्रता कितनी है R, प्रथम कोटि तो पावर क्या होना चाहिए 1, ठीक है। तो भाई माइनस dr बाय dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट के, R की पावर क्या हो जाएगा 1। अब तुम्हें पता R के नीचे R लाना है, dt को उधर ले जाना है, अभी किया था तो कहेंगे हाँ माइनस dr बाय r इक्वल्स टू क्या, k dt। अब तुम लिख लेना, देखो मैंने लिखा नहीं, क्या लिखोगे, k बराबर वेग स्थिरांक है, भी नहीं उसको आता होगा, उसको तो सभी आता है, फिर तुम पेपर क्यों दे रहे हो, सब लिखना है धीरे धीरे है ना। यहाँ पे k अभिक्रिया वेग नियतांक है, वेग स्थिरांक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, जो भी लिखना है, ठीक है। ये मेरा समीकरण 1।
फिर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, वापस लिखोगे समीकरण 1 का इंटीग्रेशन करने पे, है ना, समीकरण 1 का इंटीग्रेशन का कहते हैं समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पे, ठीक है ना, यूं नहीं है, वो पता ही है ना, इंटीग्रेशन का साइन बना रहा हूँ, मैथ्स वाले इस पर लिखा है, दिख नहीं रहा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं करना है ना, दिखता तो सब कुछ है लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो तो है ही, ठीक है। माइनस डी आर बाई आर इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है। अब लिमिट नहीं लगाई है तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस तो है इसमें, लॉग आर के डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस आई, है ना। तुम कहोगे हाँ मैडम पता है, यहाँ लिखना आई बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिल्कुल लिखना है, नहीं लिखोगे तो नंबर जाने, आई बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हटाना है तो टाइम 0 कर दो, ठीक है। तो अब कहेंगे देखो अगर टाइम 0 था तो हमारे पास आर नहीं था, आर तो बची भी सांद्रता है, शुरू में कितनी ली थी आर नॉट, तो जब टाइम 0 होता है तो आर नहीं होता, उसकी जगह आर नॉट होता है, ठीक है। का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो देखो यहाँ रख रही हूँ माइनस एल एन आर की जगह आर नॉट, के टाइम तो रखना है 0 और आई, तो आई आ गया माइनस एल एन आर नॉट, समीकरण 3। तो समीकरण 2 में आई का मान रख दो, ठीक है। इक्वेशन 2 में आई की वैल्यू पुट कर दोगे क्या, बोलो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू माइनस एल एन आर नॉट है, यहाँ रख दो माइनस एल एन आर नॉट, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो हमारे पास तो वैसे ही माइनस एल एन आर था इक्वल्स टू के टी, आई की जगह रखना है माइनस एल एन आर नॉट, उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी। अब देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी के टी। तो के बराबर 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट बाय आर, ठीक है। के बराबर 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट बाय आर, समीकरण 4 प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर इसको डिटेल में बताना है तो देखो के बराबर क्या था, 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट बाय आर, ये है ना, के बराबर 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट बाय आर। अब एल एन जो है ना वो नेचुरल लॉग है, एल एन मतलब है लॉग बेस ई, तुम्हें चाहिए लॉग बेस 10, इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303, कितनी बार बताया है, एल एन मतलब लॉग बेस ई, है ना। देखो अगर ध्यान नहीं है, थोड़ा फास्ट लग रहा है तो फिर लेक्चर में तो पढ़ा ही है ना, 1 घंटे के लेक्चर में आपको ये तो सिखाया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, फिर हाफ लाइफ कितना होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, आराम से पढ़ना है तो उसमें पढ़ो, ये तो अपन को फटाफट करना पड़ेगा। फिर एक सीरीज लेके आएंगे, उसमें पूरे कोर्स का पेपर है ना 2 घंटे में सॉल्व करें, तो वो तो और फास्ट चलेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैं कहूँ ऐसे लिख दूँ के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर, ठीक है। जो बच्चे पेपर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर छोड़ो, पूरा कोर्स अवेलेबल है इस चैनल पे करियर प्लैनेट जोधपुर। मेरा नाम शैली मैम, शैली गुरुवानी, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो, है ना। पूरा चैप्टर वापस अगर तुम्हारे को 1 घंटे में पूरा चैप्टर याद हो गया, क्योंकि लेक्चर तो हमने 8-9 पढ़े थे तो 8 घंटे लगाए हमने। अब फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या 1 घंटे में अगर आपके इंपॉर्टेंट तैयार हो गए, मतलब चैप्टर तैयार हो गया, और अभी दूर है एग्जाम्स, 1-1 घंटे में चैप्टर तैयार कर लोगे तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई ये हमारा, अगर मैं इसको इक्वेशन 4 या 5 दे दूं तो समीकरण 5 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है, समाकलित वेग समीकरण है, क्लियर है। चलो
नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात करना है। यानी आपको ये चीज पता है, अर्ध आयु काल मतलब आधा समय बीत चुका है और आधा बचा है। ठीक है, तो जब t इक्वल्स टू टी हाफ तो बची हुई सांद्रता प्रारंभिक की आधी, है ना। इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रख लेती हूँ का मान प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण में रखने पर, ठीक है, समाकलित वेग समीकरण में रखने पर, ठीक है भाई, रख लेते हैं, बोलो, है ना। प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण क्या था, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर। अब t की जगह क्या डालना है, टी हाफ, और r की जगह क्या डालना है, आर नॉट बाय 2। टी तो मैं इधर ले आती हूँ, तो मेरे पास हो गया टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k, बोलो सही ना, लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर नॉट बाय 2। ठीक है, आर नॉट काट दे तो लॉग 2, तो भाई टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 2। अब सुनो बच्चे, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। कुछ बातें याद भी रखो, दिया हुआ होगा एग्जाम में, परेशान नहीं होना है, बट किसी के भाड़े जाए पता होना चाहिए ना यार ये चीज़ होती है ना, ये पता ही होना चाहिए। अभी शादी में जा रहा हूँ तो हलवा तो होगा ही, कोई टेंशन थोड़ा ना है, पर कई बार नो बाल हो जाती है ना, तो पढ़ के जाओ क्या है, log 2 की वैल्यू इतनी है, क्योंकि वो इमेजिन कर लेगा कि यार पता होना चाहिए, है ना, तो वो भी इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है शादी है, हलवा नहीं बना कोई बात नहीं, मिठाई तो ही ना खा लो, ऐसे तो ये पता होना चाहिए भाई। ठीक है, इन शॉर्ट, है ना, देखो मेरे साथ होता ही रहता है इसलिए मैं बता रही हूँ, 2.303 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन के, और इन दोनों का मल्टीपल भी याद रखना है 0.693। अब याद मतलब रटना नहीं है, बच्चे इस बार अगर कोई चीज़ काम में लेते हो तो वो चीज़ पता ही होती है ना। अब घर में अगर कोई चीज़ मान लो किचन में जाते हो, है ना, या वॉशरूम में जाते हो, पर्टिकुलर कोई चीज़ जहाँ पड़ी है रोज़ वही मिलती है, तो याद हो जाती है ना कि हाँ ये चीज़ यहाँ मिलनी चाहिए, तो उसके तो मैं याद करता हूँ घर बैठ के, अच्छा किचन में जीरा यहाँ पड़ा है, ओ किचन में राई यहाँ पड़ी है, ऐसा थोड़ा ना यार, रोज़ रोज़ जो चीज़ देखते हो डेली वो याद होती है। सिमिलरली अगर काइनेटिक्स पढ़ रहे हो तो 25 बार तो तुमने हाफ लाइफ के क्वेश्चन किए होंगे, है ना, तो हाफ लाइफ में बार बार यही फॉर्मूला तो यूज़ करते हो, और इसको ओपन एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे, पैक करके लिखना है तो ऐसे, तो इसमें क्या है याद रखो, है ना, उसको बार बार काम में लेते हैं। तो अर्धआयु काल ये फॉर्मूला है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है 0.693 अपॉन के, मतलब मुझे नहीं लग रहा कहीं प्रारंभिक सांद्रता आ रही है। तो अगला सवाल आपका यही है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु काल प्रारंभिक सांद्रता पे किस प्रकार निर्भर करता है, तो अच्छे से जवाब दो। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु काल यानी कि आप कह रहे हो टी हाफ, यानी कि 0.693 अपॉन के, मुझे तो यहाँ कोई सांद्रता नजर आ ही नहीं रही। 0.693 कांस्टेंट एक पर्टिकुलर डेटा है, के वेग स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो मैं कहूँगी टी हाफ जो है वो कांस्टेंट है ना। फॉर्मूले में आर नॉट नहीं है तो कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको बताना है, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल हाफ लाइफ पीरियड प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि में तो कर रहा था, वहां था टी एफ बराबर आर नॉट बाई 2 के, वहां तो समानुपाती था, और यह निर्भर नहीं करता है ना। आपको लिखना है यहाँ पे टी हाफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का आलेख ग्राफ बनाओ। ठीक है, देखो मेरे पास ये समीकरण है 2.303 अपॉन टी, या मैं 2.303 क्यों लिखूँ, मैं सिंपल लिखूँ k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ln
आर नॉट बाय आर, यानी ln आर नॉट बाय आर जो है वो KT के बराबर है ना। इसका मतलब ln आर नॉट बाय आर टी के समानुपाती है। तो अगर मुझे ग्राफ खींचना है ये वाला, टाइम और ln आर नॉट बाय आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसे, और थीटा ग्राफ की ढाल यानी कि टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा क्या, लंब अपॉन आधार, लंब यानी आर नॉट बाय आर अपॉन टाइम, तो के के बराबर आएगा, तो के के बराबर आएगा, हम गणना कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन है क्या हमारे पास, नहीं कम ही, चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराल समीकरण, इंटरवल इक्वेशन किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। तो अंतराल मतलब T1 समय और T2 समय, है ना। ये तब काम में लेंगे जब आपको प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी। मान लो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक अभिक्रिया प्रथम कोटि का पालन कर रही है, 10 मिनट बाद क्रियाकारक की सांद्रता, बची हुई सांद्रता, तो 10 मिनट बाद क्रियाकारक की बची हुई सांद्रता मान लो 1 m है, और 20 मिनट बाद क्रियाकारक की बची हुई सांद्रता मान लो 0.5 m है। अब आप क्या करो, के निकालो, तो आप कहोगे आर दे रहे हो, आर नोट तो दिया ही नहीं, तो कह रहा है T1 T2 दो दिया है ना, है ना। तो अगर आपको प्रारंभिक सांद्रता ना दी हुई हो, है ना, और वेग ज्ञात करने के लिए हम उस टाइम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल इक्वेशन, अंतराल समीकरण। मतलब तो देखो अंतराल समीकरण को हम ऐसे पढ़ते भी, देखो T1 समय पे बात करो, T1 समय पे, ठीक है। तो देखो T1 समय पे मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 2.303 अपॉन के इधर आता था, टी इधर आता है, पर मैंने टी इधर ले लिया, है ना, लॉग बेस 10 आर नॉट बाय R1। अब R1 मतलब तो मैं कहूँगी T1 समय पे क्रियाकारक की शेष सांद्रता, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, क्रियाकारक की शेष सांद्रता जो है वो R1 है, R1 है, ठीक है। तो फिर T2 समय पे, है ना, तो T2 समय पे तुम शेष सांद्रता को R2 मान लो, उसमें क्या तकलीफ है, ठीक है। तो T2 समय पे शेष सांद्रता जो है वो है R2, तो भाई T2 बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, है ना, R0 बाय R2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब मान लो 5 मिनट है, 10 मिनट है, T2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो तुम T2 में से T1 को माइनस कर दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो T2 माइनस T1 आ गया, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, तो 2.303 के लॉग 10 R0 बाय R2 माइनस ये कॉमन क्या आ जाएगा, 2.303 क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन के, ठीक है। अब देखो लॉग R0 बाय R2, मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास ये बचा देखो ln R0 बाय R2 माइनस ln R0 बाय R1, ये बचा है। और खोलो उसको, तो मैं कहूँगी ये तो कुछ ऐसा बचा है, ln R0 माइनस ln R2, मैं फिर ये माइनस ln R0 और प्लस का ln R1, तो ये R0 ln R0 तो कट गया, ln R1 प्लस का है, ln R2 माइनस का है ना। तो log A अपॉन B, log A माइनस log B इक्वल्स टू क्या होता है, log A अपॉन B। तो R1 प्लस का है तो ऊपर आएगा, और R2 माइनस का है तो नीचे आएगा, सीधी सी बात है। तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू ln क्या हो जाएगा, ln नहीं लिखूंगी तो log लिखूंगी ना, मैंने तो 2.303 लिखा है, तो log बेस 10 R1 बाय R2। अंतराल समीकरण पूछे तो ऐसे लिख दो, k बराबर 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log बेस 10 R1 बाय R2, ठीक है। ये सिंपल सा इक्वेशन है, क्लियर, आगे बढ़ जाए। अब देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
डेफिनेशन तो हम लिख देंगे, लेकिन इसको हम समझाएंगे उदाहरण देके। इसको आपको समझाना है अम्लीय माध्यम में। उदाहरण दोस्त नहीं है, उदाहरण नहीं पूछा है, उदाहरण से समझाना है। अम्लीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन। हालांकि नंबर देख लेना बच्चों, एक नंबर से ज़्यादा है तो उदाहरण देना, एक नंबर के अंदर अंदर है, आधा है, एक है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में डेफिनेशन है। मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ इसलिए समझा रही हूँ, तो फिर करोगे क्या? ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन। ठीक है, अम्लीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन। अब ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये कह रहा है देखो एस्टर क्या होता है, एथिल एसीटेट ले लूँ, CH3COO C2H5, तो हम कहेंगे हाँ CH3COO C2H5 ये क्या है? एथिल एसीटेट है। ठीक है, जल अपघटन, वाटर ले लो, है ना, अम्लीय माध्यम ये ले लो। अब एस्टर का लिविंग ग्रुप ये होता है OC2H5, पानी से H उठा लेगा, तो हम कहेंगे ये तो बनेगा C2H5OH। लिविंग ग्रुप मतलब हटने वाला समूह, लीव करना, C2H5 और आगे O हट जाएगा, पानी से H ले लेगा, एसिड, इथेनॉल और एसिटिक एसिड। मेरे को इसका मैकेनिज्म नहीं देखना, मुझे सीधी बात करनी है। तो मैं कहूँगी देखो इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता, है ना, पानी कंपैरेटिवली एस्टर के ज़्यादा मिलाना पड़ता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करोगे तो जल की सांद्रता ज़्यादा होती है, एक्सेस में होता है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पानी करो ना तो स्पीड वाटर पे डिपेंड नहीं करती है। अभिक्रिया का वेग केवल और केवल, अभिक्रिया का वेग केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? एस्टर सांद्रता, है ना। यानी मेरा फॉर्मूला ये आ रहा है, अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू के और एथिल एसीटेट। ये क्या हुआ? तो अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एस्टर सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, एक पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कोटि तो एक है, लेकिन अणु जो भाग लेने वाले मॉलिक्यूल से दो जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाटर अलग कर रहा है, एस्टर अलग कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई यही तो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अणु संख्यता तो 2 है और कोटि 1 है। ठीक है, आप चाहो तो 2 से अधिक लिख सकते हो, 2 से अधिक अणु भाग लेंगे, अणु संख्यता 2, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 1 से अधिक, क्योंकि प्रथम कोटि की है तो अणु संख्यता 1 होनी चाहिए, लेकिन वो तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में है ना, सामान्य अभिक्रिया में तो अणु संख्यता 1 से अधिक है या अणु संख्यता 2 है, परंतु अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। ठीक है, स्पीड तो 1 पर डिपेंड कर रही है, और तुमसे इसी में पूछ ले कि क्यों भाई 2 पर डिपेंड क्यों नहीं कर रही, है ना, परंतु अभिक्रिया की कोटि 1 हो, उसे हम कहते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर, है ना। क्या कारण है कि इसमें अभिक्रिया का वेग जल पर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल एस्टर पर डिपेंड कर रहा है? तब भी आपको आंसर देना है कि इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता एक्सेस में, आधिक्य में होने के कारण वेग जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसलिए कोटि भी उस पर डिपेंड नहीं कर रही। बस नेक्स्ट आपसे पूछ लिया कि भाई आप ऐसा करो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट क्यों बढ़ जाती? तो देखो, अगर मैं ताप बढ़ाऊं तो ताप बढ़ाने से किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारी अणु, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगी, तो उनके मध्य टक्करों की संख्या, नंबर ऑफ कोलिजन्स तो बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा अणु टकराएंगे अभिक्रिया होने के चांसेस उतने ज़्यादा है, तो अभिक्रिया वेग तो बढ़ेगा ही ना भाई, उत्पाद बनने के चांसेस ज़्यादा हो गए तो स्पीड बढ़ेगी। तो आपको बताना है ताप बढ़ाने से क्रियाकारी अणु की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे इनके टकराने की दर बढ़ जाएगी, जिससे सक्रिय अणु जिनके पास असक्रिय ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा है ना, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और उत्पाद में कन्वर्ट होने की रेट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है? तो भाई उत्प्रेरक करता क्या है? तो हम कहेंगे देखो, अगर किला पार करना है और घाटी बहुत ऊंची है तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए इतना जंप करना है तो थोड़ा भारी है, और उसके लिए वो पार करने के लिए हमको शॉर्टकट बनाना के लिए इतना नहीं चढ़ना, आप इसे और आधा चढ़ जाना, है ना, आधे के बाद आप पहुँच जाओगे, तो मुझे थोड़ा ईजी हो गया। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के पथ को इस प्रकार बदलता है कि सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है? कम। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतना मांग रहे थे ना, उतना तो नहीं है, कम में काम चल जाएगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया
के लिए आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, इससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अभिकारक के अणुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभिकारक अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? सरफेस एरिया। तो मुझे एक चीज बताओ, पानी में शक्कर घोलो और पीसी हुई शक्कर घोलो, पहले क्या घोलेगा? पीसी हुई शक्कर। कोयले के बड़े बड़े टुकड़े जलाओ और छोटे छोटे टुकड़े जलाओ, तो छोटे छोटे टुकड़े आपको ज़्यादा हीट देंगे। बड़ा टुकड़ा तो एक हिस्से से जलेगा, नीचे पहुंचेगा टाइम लगेगा, लेकिन 4 टुकड़े कर दिए तो 4 जन एक साथ जल रहे। तो आपको बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रियाकारी अणु पर तो वैसे स्पीड डिपेंड कर रही है, आपने उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से मतलब आपने चूर्णित कर दिया, ग्राइंड कर दिया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से क्रियाकारी अणुओं की संपर्क सतह है ना, क्रियाकारी अणुओं की संपर्क सतह बढ़ जाती है, और जितने आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। क्रियाकारी अणुओं की संपर्क सतह बढ़ जाती है, जिससे सारे अणु क्या होंगे, पूरी सतह ही भाग लेगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है ना। आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं उन सबको शेयर भी करना, संपर्क कितने, यदि संपर्क में 10 शेयर एक को ही करूँगा, बाकी अच्छे नंबर क्यों लिए हैं, ऐसा नहीं करो, है ना। इतनी मेहनत से अगर कोई काम होता है तो उसको आगे पहुंचाना आपका काम है ना। सबके नंबर अच्छे हैं तभी तो कंपटीशन होगा, तभी तो मज़ा आएगा। रेस में अकेला ही दौड़ा तो फर्स्ट ही आना है ना, ये 4 ही दौड़े तो भी ठीक है ना, चौथे नंबर पे तो आ ही जाऊँगा, लेकिन तब क्या मज़ा, 100 जने दौड़ रहे हैं उसमें अपने आप को जज करना, क्या है 100 जनों में मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, तब मज़ा आता है। यही बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता 0.03 से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 हो गई। औसत वेग की गणना सेकेंड और मिनट्स दोनों में करनी। अब देखो अभिक्रिया तो दी नहीं है, प्रारंभिक सांद्रता दे दी 0.03, तो C1 बराबर 0.03, बाद की सांद्रता दे दी 0.02, ठीक है, और टाइम इसने दिया है कितना है 25 मिनट, तो पहले मैं मिनट में ही ले रही हूँ 25 मिनट, ठीक है। केस 1 हम अभिक्रिया का वेग तो निकालेंगे लेकिन किस में, मिनट्स में, टाइम को 25 मिनट में रख के करेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग तो हमें बताइए, अभिक्रिया वेग क्या था, -C2 - C1 अपॉन टाइम। अब माइनस इसलिए क्योंकि क्रियाकारक दे रखा है ना, तो क्रियाकारक तो समय के साथ घटता है ना, तो साइन नेगेटिव है ना। बस अब आप सॉल्व कर लो, तो अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू माइनस में लिख देती हूँ, C2 कंसंट्रेशन है 0.02, C1 कंसंट्रेशन है 0.03 अपॉन टाइम, तो भाई टाइम कितना है 25 मिनट, तो औसत वेग कर लो उसको, कितना आया, प्लस का 0.03 हो गया ना, 0.01 अपॉन 25, ठीक है। तो 1/25 तो 0.04 हो गया, 0.04 हुआ ना, और ये 100 और है तो 0.0004 है ना, और मात्रा का आएगा, सांद्रता क्या है कैपिटल M, और टाइम किस में है, मिनट इनवर्स में, ये ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या पूछा है, सेकेंड्स में निकाले, केस 2 है ना, टाइम जो है वो सेकेंड्स में रखना है। तो देखो टाइम 25 मिनट की जगह 25 सेकेंड, तो सेकेंड मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर लो, बस अब सॉल्व कर लो। अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू
0.02 माइनस 0.03 और टाइम हो गया 25 इंटू 60। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू 0.01 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 60। ठीक है, मात्रक आएगा मोल लीटर इनवर्स। यहाँ कैपिटल एम है ना, तो कैपिटल एम ही रखो और टाइम आपने इस बार रखा है सेकेंड्स में। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, आपके पास एक रिएक्शन है 2A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है भाई, 2A गिव्स प्रोडक्ट में A की सांद्रता 10 मिनट में। अब देखो टाइम तो लग रहा है 10 मिनट। ठीक है, A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर। तो पहले सांद्रता थी 0.5, बाद की सांद्रता है 0.4। अभिक्रिया वेग है ना, टाइम में मिनट्स दिया है ना, तो उसने कोई पूछा तो है नहीं, तो आप आंसर मिनट में निकालो। यूँ नहीं हर बार सेकंड में निकालो, ऐसा कुछ नहीं है, मिनट में निकालो। लेकिन यहाँ जो आप गलती करने वाले हो उस पर दिमाग लगाओ। आपको लिखना है अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू क्या, माइनस क्रिया कारक है, स्टोइकियोमीति गुणांक 2 है ना, तो पहले आपको लिखना है -1/2 dA/dt A की रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब dA/dt वही है आपका C2 - C1, उस पर परेशान मत होना। ठीक है, अपॉन टाइम। ओके, अब तो सॉल्व कर लो भाई। अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू -12। C2 कितना है 0.4 और C1 है 0.5, तो C2 है 0.4 माइनस 0.5। टाइम कितना है आपका 10 मिनट। कर लोगी, अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू 0.1/20 है ना, तो 0.005 कैपिटल M मिनट इनवर्स। ठीक है ना, सांद्रता मोल्स मोल पर लीटर में और टाइम मिनट इनवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट, आपके पास है एक अभिक्रिया है, देखो A + B गिव्स प्रोडक्ट। वेग नियम देखो, वेग नियम है R इक्वल्स टू K। A की पावर क्या है 1/2 और B की पावर क्या है 2। ठीक है, अब वेग समीकरण ये है, तुमसे कोटि पूछी है, तो कोटि क्या बताया था, वेग समीकरण में सांद्रता पद की घात के योग को तो बस जोड़ लो। तो कोटि क्या होगी, तो घातों के योग को, यानी 1/2 और 2, तो ये कितना हो गया 2.5 हो गया ना, तो 5/2। मात्रक तो होगा नहीं, कितना पर डिपेंड कर रही है ना, तो बस इसको पकड़ो और आंसर दे दो। नेक्स्ट देखो, अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि का पालन करता है। ठीक है भाई, आपकी अभिक्रिया ये है और वेग समीकरण क्या है, अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू K, क्रिया कारक क्या है X, बदल रहा Y में है ना, और कोटि 2 है, तो मैं कहूंगी भाई समीकरण तो मेरी ये बन गई। अब यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, ठीक है, यदि X डैश जो है वो मैं 3 गुना कर दूं, ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 में रख लेती हूँ, है ना। बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव है तो फटाफट यूं ही सॉल्व कर लो, लेकिन स्कूल एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो अब तुम लिखोगे, अच्छा ठीक है, अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू K, X डैश क्या लिखूँ 3x, पावर क्या लिख दूँ 2, है ना। तो मेरे पास आ गया 9kx²। पहले क्या था kx², अब क्या है 9kx²। फिर आपको लिखना है, ध्यान रखना, यहाँ नंबर कटेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, है ना। वो पूछे आपको कैसे पता, तो पूरा नहीं लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो पूरे नंबर नहीं आएंगे। फिर कहते हो कि मैंने सब सही किया, मेरा इसका आंसर तो 9 गुना था, फिर मेरे दोस्त को तो 1 नंबर दिया, मुझे आधा ही दिया। तो भाई तुम ऐसे मैथड से चलते नहीं हो, तुम सीधा करते हो, अच्छा है ना, सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर मतलब पावर 2 पे डिपेंड करता है, तो सांद्रता 3 गुनी कर दी, तो 3 की पावर 2 यानी आंसर 9 गुना, सीधा लिख दोगे 9 गुना। तो नीट जेईई के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रही, बोर्ड पैटर्न है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन में आपका सीधा आंसर होता है 9 गुना, तो आप लिखोगे तुलना करने पे, है ना, अभिक्रिया वेग 9 गुना हो जाएगा। अब आपका आंसर चलेगा 9 टाइम्स जो है वो स्पीड
हो जाएगी, अभिक्रिया वेग 9 गुना हो जाएगा, वायु का निर्माण भी 9 गुना बढ़ जाएगा, स्पीड भी 9 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, देखो वेग स्थिरांक दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अभिकारक की मात्रा, प्रारंभिक मात्रा मतलब R0, शुरू में कितना है 5 ग्राम, है ना। 3 ग्राम होने में बची हुई सांद्रता कितनी है 3 ग्राम। ठीक है, टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब आप लिखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, K बराबर 2.303/T log बेस 10 R0 बाय R, है ना। R0 मतलब प्रारंभिक सांद्रता 5 ग्राम, R मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन 3 ग्राम। टाइम बताना है, टाइम यहाँ ले आओ 2.303, K की वैल्यू डालो 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग बेस 10, R0 कितना है 5 ग्राम, R कितना है 3 ग्राम। ठीक है, अब देखो 2.303 1.15 इंटू 10⁻³ ये आएगा log 5 माइनस log 3। ठीक है, log 5 माइनस log 3 बेस 10। ओके, अब क्या करें, तो बच्चे हमें log 5 और log 3 के मान दिए हुए होंगे, आपको परेशान नहीं होना है ना। तो 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ log 3 होता है 0.699 और log 3 होता है 0.477। बस बाकी क्या ही दिक्कत है, अब तो तुम सॉल्व कर लोगे। टाइम है ना, तो टाइम आपका वेग स्थिरांक किसमें सेकंड्स में ना, तो टाइम आपका सेकंड्स में आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार चेक करती हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, बाकी डेटा तो मैंने आपको दे दिया है। तो भाई आपको इसका आंसर बताते हैं हम, कहाँ गया, तो इसका आंसर आ रहा है 444। ठीक है, 444 सेकेंड्स। सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ 444 सेकेंड। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। कोई भी बोर्ड है आपका, चाहे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है ना, एनी अदर किसी भी टाइप का बोर्ड, अच्छे क्वेश्चंस है, इनको आपको प्रैक्टिस में लेके जाना। और इजी क्वेश्चन है, फटाफट बन जाएंगे। चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, 8-10 लेक्चर आपने अगर कंप्लीट कर लिए तो इसको फटाफट कर लो, 1 घंटे में आपका चैप्टर वापस से तैयार हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाओगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी तरह की वीडियोज़ में। कुछ डिमांड हो, कुछ शिकायत हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।